हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी में हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर जो था उसमें अब बहुत ही मेन हिस्से की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया एपिडर्मल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। अब आज की क्लास में हम लोग डाइकोटिलेडनस रूट का एनाटॉमी कैसा होता है इसको पढ़ने जाएंगे। ठीक, डायग्राम आप सामने देख रहे हैं कि मैंने बना रखा है। अब इसके बाद लेबलिंग आपके सामने करूंगा। ये डायग्राम बनाने में थोड़ी समस्या होती है तो आपको तरीका मैं बता देता हूँ, जब एग्जाम में आंसर लिखने को आएगा तो अच्छा, जो नीट वाले बच्चे हैं उनको इसका आंसर तो लिखना नहीं है। जो बीएससी कर रहे हैं या फिर जो 12th के बच्चे हैं, 11th 12th के, जो अपना इंटरनल एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिख करके आएंगे उनके लिए बता दूं। देखो, सबसे पहले एक आउटलाइन बना लो, ऐसे करके एक ये खींचो बाहर लाइन। देखिए आउटलाइन खींच दिया। अब इस पे आप लेयर ऑफ सेल्स दिखा दो। ठीक, इसके बाद क्या करना, एक ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, बीच में बना दो गोला, इसमें दिखा दो स्टील, जो भी स्टीलर पार्ट है उसको इसमें दिखा दो। और क्या कहते हैं यहाँ पर लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर सेल्स की थिकनेस बढ़ाते जाओ। ये देखो सब पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, इसलिए हम इसमें इंटरसेलुलर स्पेस दिखा रहे हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस दिखा रहे हैं और साथ ही इसका शेप कैसा दिखा रहे हैं, राउंड दिखा रहे हैं, क्योंकि जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं उनका शेप कैसा होता है, याद रखना एक ट्रिक, SOP सोप, कौन सा, स्फेरिकल, ओवल या पॉलीगोनल। ठीक, ये 3 शेप होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक, चलो तो अब बात शुरू करते हैं हम लोग कि इसकी लेबलिंग कैसे करें। तो देखो ये जो सबसे बाहर का पोर्शन देख रहे हो इसको कहते हैं एपिब्लेमा। एपिडर्मिस पढ़ा होगा बच्चों ने, तो वो कहेंगे भैया इसको एपिडर्मिस क्यों नहीं कह रहे हैं। रूट के केस में एपिडर्मिस का ही नाम चेंज होकर के क्या हो जाता है, एपिब्लेमा हो जाता है। ठीक, ये देखो कॉर्टेक्स की पहली लेयर है, इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है याद करने की, सीधे आप लिखो कॉर्टेक्स। जब एनसीईआरटी लिखेगी तभी हम आपको बताएंगे। अब ये जनरल कॉर्टेक्स की 4-5 लेयर के बाद ये जो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर है इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। ठीक, अब इस एंडोडर्मिस के बाद यहां पर हम देखते हैं तो ये है क्या, जाइलम। क्या है, जाइलम। ये पीले वाले जो सेल्स देख रहे हो ये क्या है, फ्लोएम। और ध्यान देना, लिख लेना इस बात को, जब इधर लिखाएंगे तब भी बता देंगे। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये सेल्स देख रहे हो इनको बोलते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कंजंक्टिव टिश्यू। ठीक, अब इस जाइलम में भी जो आगे की तरफ वाला छोटा वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। और ये जो बड़ा वाला पोर्शन देख रहे हो इसको बोलते हैं मेटाजाइलम। क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम बोलते हैं। ठीक, अब ये कैसे याद करोगे कि प्रोटोजाइलम अंदर होता है, मेटाजाइलम बाहर होता है। तो याद करने का तरीका, एक ट्रिक है भैया, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। ठीक, प्रोटोजाइलम कहाँ है, इनसाइड है। प्रोटोजाइलम इनसाइड है तो प्रोटीन। ठीक, याद हो गया। और इसके बाद एक और बात बता दें आपको, इसमें कैसी कंडीशन पाई जाती है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एग्जार्च कंडीशन बोलते हैं, एग्जार्च कंडीशन। ठीक, इंडार्च कंडीशन क्या होती है, जब प्रोटोजाइलम इन हो। अब वो बात हम आपको बताएंगे बाद में। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो एग्जार्च कंडीशन, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो इंडार्च कंडीशन। थोड़ा सा डायग्राम में बदलाव है, ध्यान देना। जो रूट होती है इसमें एग्जार्च कंडीशन पाई जाती है तो इसलिए प्रोटोजाइलम उल्टा बाहर की तरफ होगा। देखना ध्यान से, ये बाहर वाला जो है ना ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, और ये अंदर की तरफ जो देख रहे हो ये मेटाजाइलम है।
ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। एग्जार्च कंडीशन पाई जाती है भैया, याद रखना रूट्स में। एग्जार्च कंडीशन होती क्या है, जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो तो एग्जार्च कंडीशन, और जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो तो इंडार्च कंडीशन। हमारे दिमाग कुछ और चल रहा था डायग्राम बनाते समय, डाइकोटिस्टम का डायग्राम बना के आए, ठीक है। तो भैया गलती ना करना, एग्जार्च कंडीशन कहाँ पाई जाती है, रूट में। कोई भी रूट हो, मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, दोनों में कैसी कंडीशन पाई जाएगी, रूट्स में कैसी कंडीशन पाई जाएगी, एग्जार्च कंडीशन। एग्जार्च का मतलब क्या है, एक दवाई क्या, एक आता है प्रोटीन एक्स, उससे इसको याद रखना। अगर प्रोटोजाइलम बाहर तो एग्जार्च, प्रोटोजाइलम बाहर तो एग्जार्च, और केवल प्रोटीन तो अगर प्रोटोजाइलम अंदर इनसाइड तो इंडार्च कंडीशन, ठीक, समझ गए। तो रूट्स में एग्जार्च कंडीशन पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग। जाइलम फ्लोएम हो गया, इसको बीच वाले को कंजंक्टिव टिश्यू बोल दिया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, पिथ, क्या बोलते हैं, पिथ, ठीक। और इसके बाद ये जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं, ये ब्लू सेल्स जो देख रहे हो इधर दिखाते हैं, ये पेरीसाइकिल, क्या है, पेरीसाइकिल, ठीक। ये पिथ जो होती है, बीच वाले पोर्शन को जो देख रहे हो ये पिथ बोलते हैं। अब इसका आंसर कैसे लिख के आओगे एग्जाम में, ये हो गई तुम्हारी डाइकॉट रूट का टीएस, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस ऑफ डाइकॉट रूट। ये टीएस किसका है, डाइकॉट रूट का है। अब जब एग्जाम्पल लिखोगे तो उसमें आप इतनी हेडिंग्स लिखोगे, ठीक, क्या लिखोगे, इतनी हेडिंग्स लिखोगे, ठीक। अब जब पहली हेडिंग लिखोगे एपिब्लेमा तो उसमें लिखोगे दीज आर द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ रूट, ठीक, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ रूट, ठीक। आउटर मोस्ट सेल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस, इसके बाद इनके ऊपर क्या कहते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं। कैसे हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट हैं और यूनिसेलुलर हैं। ये भी, इसको भी लिख लो भैया, रूट हेयर्स। इसके बाद जब नीचे बढ़े तो भैया क्या आ गई, जनरल कॉर्टेक्स आ गई। जनरल कॉर्टेक्स की 3 से 4 लेयर हो गई, ठीक। अब 3 से 4 जो जनरल कॉर्टेक्स की लेयर हैं, ये 3 से 4 जनरल कॉर्टेक्स की लेयर कैसी होंगी, पैरेन्काइमेटस होंगी। कैसी होंगी, पैरेन्काइमेटस होंगी, थिन सेल वॉल्ड होगी इनकी। कैसी होगी, थिन सेल वॉल्ड होंगी, थिन वॉल्ड होंगी, पैरेन्काइमेटस होंगी। इसके बाद ये लिख लेना, जब यहाँ पर कॉर्टेक्स का जब हेडिंग लिखना तो लिखना कि 3 to cortex comprise of 3 to 4 layer of parenchymatous cells which are thin walled, ठीक। और इसके बाद innermost layer of एंडोडर्मिस आ गया। ये कॉर्टेक्स की बात यहाँ पर खत्म हो गई, समाप्त हो गई। 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखिए पॉइंट वाइज, जब आप एग्जाम में लिखिए तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, उस पर नोटिस ज़्यादा जाएगा। इसके बाद अंदर है इनर मोस्ट, एंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं, तीसरी हेडिंग। इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस हैज, अब लिखना, पहला पॉइंट हो गया, ठीक। एंडोडर्मिस हैज बैरल शेप्ड सेल, बैरल शेप्ड सेल, बैरल जानते हो, गोली का कारतूस, बैरल शेप्ड सेल विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। देखो ध्यान से देखो, कोई इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है और ऐसे ये पूरे स्टील के बाहर ऐसे प्रेजेंट है। अच्छा, स्टील होता क्या है, स्टील की एक पॉइंट लगाना, हेडर पे लिखना, कॉपी के हेडर पे लिखना स्टील के बारे में, एवरी टिश्यू एवरी सेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस आर नोन एज स्टील। क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं, ठीक। जो भी चीजें इस एंडोडर्मिस के, ये डायग्राम बना लेना, कोई मक्कारी नहीं करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और चाहे एनसीईआरटी देख के बनाना, चाहे इसी से देख के बना लेना, ठीक। लिखोगे क्या, एवरी सेल एंड टिश्यू इनसाइड द एंडोडर्मिस इज नोन एज स्टील, कंप्राइज द स्टील। फॉर एग्जाम्पल जाइलम, फ्लोएम, पिथ, पेरीसाइकिल एटसेट्रा, ठीक। तो समझ में आ गई स्टील की बात।
अब एंडोडर्मिस में क्या हम बता रहे थे आपको कि हाँ बैरल शेप्ड सेल विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो है ये पूरी कंप्राइज द एंडोडर्मिस और सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर होती है। अब इसकी मेन बात जो एंडोडर्मिस की है डाइकॉट रूट की, वो ये है कि इसमें दे कंटेन, दे हैव द डिपोजिशन ऑफ, अगला पॉइंट बना के लिखना, दे हैव द डिपोजिशन ऑफ वैक्सी सब्सटेंस सुबेरिन विच इज वाटर इम्परमिएबल, मतलब वाटर के आदान प्रदान को अंदर से बाहर की तरफ होने नहीं दे रहा है, वाटर इम्परमिएबल है, वैक्सी सब्सटेंस है, सुबेरिन नाम है, याद रखना सुबेरिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी कई बार पूछा हुआ है। सुबेरिन जो है भैया वो कहां पर है, आपकी एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है। एक और बात लिखो एंडोडर्मिस की, ये जैसे जैसे याद आती जा रही है वैसे वैसे मैं बताते जा रहा हूं। रेडियल और टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस में ही डिपोजिशन होता है किसका, सुबेरिन का। रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स में डिपोजिशन होता है किसका, सुबेरिन का। और सुबेरिन जो है ना वो वैक्सी सब्सटेंस है और इसके बाद क्या कहते हैं, वो वाटर इम्परमिएबल है, वाटर को अपने से परमिएबल मतलब पास नहीं होने देता। ऐसा नहीं कि पानी इधर से चाहे तो अंदर आ जाए ना, यहाँ पर एंडोडर्मिस की लेयर में सुबेरिन का डिपोजिशन है, इसलिए वाटर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा सकता। ठीक, ये बात हुई एंडोडर्मिस की। ठीक, अब एंडोडर्मिस के अंदर का पोर्शन जो है उसको क्या कहते हैं, स्टील। तो आप एक मेन हेडिंग बीच में डाल सकते हैं स्टील, ऐसे डाल सकते हैं और उसके बाद उसकी हेडिंग पहली पेरिसाइकिल बना करके लिख सकते हैं। अब जब पेरिसाइकिल की बात करेंगे तो पेरिसाइकिल ऑल्सो हैज स्मॉल पैरेनकाइमेटस सेल्स। पैरेनकाइमेटस मतलब पेरिसाइकिल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये जो आप सेल्स देख रहे हैं, ये वाली सेल्स, ये जो ब्लू वाली सेल्स, ये पेरिसाइकिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये भी पैरेनकाइमेटस सेल्स ही होती हैं। बस इतनी ही बात इसके बारे में एनसीईआरटी लिख रही है। अच्छा हाँ, एंडोडर्मिस में एक और बात लिख लेना, ये जो क्या कहते हैं सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है ना, इसके कारण ये क्या बनाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाती है। स्पेलिंग देख लो, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या बनाती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक, सुबेरिन की स्पेलिंग देख लो, SUBERIN। ठीक, ये हो गई बात। कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाती है सुबेरिन के डिपोजिशन कारण, पेरिसाइकिल में भी पैरेनकाइमेटस सेल्स ही होती हैं। और इसके बाद ध्यान देना, अब जब वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो वैस्कुलर बंडल कैसा में जाइलम कैसा है, एग्जार्च कंडीशन है जाइलम की, मतलब प्रोटोजाइलम कहाँ है, बाहर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड। ये सेंटर हो गया किसी भी टीएस का, ये पूरा ऐसे होगा। ठीक, ऐसे पूरा गोला बड़ा सा था, उसको हमने इतना पोर्शन काट के आपको दिखाया। ठीक, तो उसका सेंटर से बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम होगा और सेंटर के नजदीक कौन सा होगा, हाँ मेटाजाइलम होगा सेंटर के नजदीक। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एग्जार्च कंडीशन बोलते हैं। ठीक, अच्छा फ्लोएम और जाइलम के बीच की जो सेल्स हैं, फ्लोएम जो है वो पैचेस के, अब ये जाइलम की बात लिख लिया आपने, जाइलम प्रेजेंट है और कैसे एग्जार्च कंडीशन प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम रेडियली आउटवर्ड्स है और मेटाजाइलम इनवर्ड्स टुवर्ड्स द पिथ है। ठीक, अब जब फ्लोएम की बात करें, अच्छा मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम बनते कैसे ये भी बता दें, चूंकि आप नए बच्चे हैं। तो प्रोटोजाइलम जो है पहले बनता है और मेटाजाइलम बाद में बनता है। ठीक, मेटाजाइलम मैच्योर जाइलम को एक तरह से कह सकते हो और प्रोटोजाइलम पहले बनता है ड्यूरिंग, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है वैसे प्रोटोजाइलम पहले बनता है और मेटाजाइलम बाद में बनता है, ये बात थी। ठीक, फ्लोएम की जब बात करें तो फ्लोएम अकर्स इन पैचेस बिटवीन द जाइलम बंडल्स। जाइलम के बंडल्स, ये देखो एक जाइलम बंडल, ये एक जाइलम बंडल, ये एक जाइलम बंडल और ये एक जाइलम बंडल। ठीक, इन जाइलम बंडल्स के बीच बीच में पैचेस के फॉर्म में फ्लोएम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद एक और बात डाइकॉट के बारे में आपको बता दें, चूंकि मेरी आदत है कंपैरेटिव स्टडी कराता हूं, तो भैया डाइकॉट के बारे में एक और बात बहुत ही महत्व रखने वाली है, क्या कि डाइकॉट स्टेम जो डाइकॉट रूट जो होती है उसमें डायआर्च टू हेक्सार्च वैस्कुलर बंडल। जब ये वैस्कुलर बंडल की हेडिंग डालोगे ना तो यहां पे लिखोगे क्या, डायआर्च टू हेक्सार्च कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ,
स्पेलिंग के लिए लिखा हूँ, यहाँ पे कॉर्टेक्स में ना लिख लेना कोई छाप के, यहाँ वैस्कुलर बंडल में ही लिखना। डायआर्च टू एक्सार्च का मतलब है जाइलम और फ्लोएम का इसको मिलाकर के एक बंडल बोले, ठीक, इसको मिलाकर के एक बंडल बोले, इसको मिलाकर के एक बंडल बोले और इसको मिलाकर के एक बंडल बोले, तो टोटल बंडल कितने हो गए? 4 हो गए। डायआर्च का मतलब है 2 बंडल से लेकर के हेक्सार्च का मतलब है 6 बंडल, इतने ही प्रेजेंट होंगे। जबकि मोनोकॉट जब रूट की बात करते हैं तो उसमें पॉलीआर्च कंडीशन पाई जाती है, कई सारे 6 से अधिक वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ठीक। फ्लोएम अकर्स इन पैचेस। अब जब पित्त की बात करें, अच्छा, जाइलम और फ्लोएम के बीच के जो टिश्यूज देख रहे हो आप, ये वाले टिश्यू नहीं, सेल्स बिटवीन पैरेन्काइमेटिक सेल्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर नोन एज कंजक्टिव टिश्यू, ठीक। ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं। कंजक्टिव टिश्यू आर यूज्ड टू मेक, क्या कहते हैं, लिख लेना पॉइंट, कंजंक्टिव टिश्यू आर यूज्ड टू मेक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो भी कैम्बियम वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होगा बचपन से, तो उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे, और जो बाहर प्रेजेंट होगा उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। यूज्ड टू मेक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक। देखिए भैया, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आपको देना है, साथ में हमारे चैनल को अच्छे से सही से प्रमोट कीजिए भाई, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, पित्त जो है भैया, इसमें इनकॉन्स्पिकस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होती है, अस्पष्ट पित्त होती है। क्या कहोगे? पित्त इज वेरी स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस। इनकॉन्स्पिकस की स्पेलिंग क्या होती है भैया? लिख लो। स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस, ठीक। नोट्स बनाते चलना साथ में। आज की वीडियो में मैंने डाइकॉट रूट खत्म किया है, मैं भुजा उठा करके बात कह सकता हूँ, और बहुत इत्मीनान से पढ़ाया, जितने एनसीईआरटी में दिया, जितना आपके जानने योग्य बातें हैं, जितना आपके नीट में पूछी जा सकती है या एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सब बातें बताई हैं। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को थोड़ा सपोर्ट दीजिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, थोड़ा शो सम लव यार। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।